सोचिए, किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन को, एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक मजबूत कानूनी ढांचा, है ना? एक तरह का ब्लूप्रिंट। तो आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया के ठीक इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो कानून है जो 1988 में बना था और इसी ने यूनिवर्सिटी को वो शक्ल दी जिसमें हम उसे आज जानते हैं। और इसकी शुरुआत ही देखिए, कितनी जबरदस्त है। ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जन्म ही गांधी जी के एक बुलावे पर, एक आंदोलन के बीच हुआ था। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं लिखा है, बल्कि ये तो यूनिवर्सिटी के फाउंडेशनल कानून, मतलब इसके एक्ट में बाकायदा दर्ज है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन से यूनिवर्सिटी बनी, इसका असल मकसद क्या है, इसे कौन चलाता है, कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं, और हाँ, इसके नियम कानून कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आइए उस सफर पर चलते हैं कि कैसे एक आंदोलन ने एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की शक्ल ली। ये सफर देखिए कितना दिलचस्प है। 1920 में असहयोग आंदोलन की आग से इसका जन्म होता है। फिर 1939 में ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर होती है। कहानी आगे बढ़ती है। 1962 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। और फिर आता है वो बड़ा साल 1988, जब संसद के एक कानून से ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाती है। मतलब हर कदम पर इसकी पहचान और भी मजबूत होती चली गई। तो समझिए, 1988 का ये कानून सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं थी। नहीं, इसने जो पुरानी जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी थी उसे कानूनी तौर पर भंग कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, राइट्स, जिम्मेदारियां, सब कुछ इस नई नवेली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया। ये एक तरह से नई शुरुआत थी, एक बिल्कुल पक्की कानूनी बुनियाद पर। अच्छा, तो बुनियाद तो पड़ गई। अब जरा इस ब्लूप्रिंट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है और इसे क्या-क्या शक्तियां, क्या-क्या पावर्स दी गईं। ये देखिए, इसका मकसद सिर्फ डिग्री बांटने वाली मशीन बनना नहीं था। कानून साफ कहता है कि इसका काम है ज्ञान को फैलाना, रिसर्च को आगे बढ़ाना और पढ़ाने के नए-नए तरीके खोजना। और एक बहुत ही खास बात, राष्ट्रीय एकता, सेक्युलरिज्म और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना भी इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। अब इतने बड़े-बड़े मकसद हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए पावर्स भी तो चाहिए, है ना? तो कानून ने यूनिवर्सिटी को वो सारी ताकत दी। अपनी डिग्री खुद देना, प्रोफेसरों की भर्ती करना, नए रिसर्च सेंटर खोलना, अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना, ये सारे अधिकार इसी कानून से मिले हैं। तो ठीक है, मकसद पता चल गए, पास भी मिल गईं, पर सवाल ये है कि इन सबको संभालेगा कौन, इसे चलाएगा कौन? आइए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में लीडरशिप का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर सबसे बड़ा पद है विजिटर का, और ये विजिटर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और ये सिर्फ एक रस्मी पद नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि जामिया एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है और इस पर देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी की सीधी नज़र और मार्गदर्शन है। अब जरा इन पदों को देखिए, इनके नामों में ही जामिया की विरासत झलकती है। आमिर जामिया, जो होते हैं चांसलर, ये यूनिवर्सिटी के फॉर्मल हेड हैं, लेकिन जो असल कमान है, जो डे टू डे कामकाज देखते हैं, वो हैं शेख उल जामिया, यानी वाइस चांसलर। उनकी मदद के लिए है नायब शेख उल जामिया, और सारे रिकॉर्ड्स और कागजी कामकाज संभालने के लिए हैं मुसज्जिल, जिन्हें हम रजिस्ट्रार कहते हैं। चलिए, अब इन इंडिविजुअल ऑफिसर्स से आगे बढ़ते हैं और उन काउंसिल्स, उन परिषदों की बात करते हैं जो मिलकर यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े फैसले लेती हैं। ये हैं वो मेन अथॉरिटीज जो यूनिवर्सिटी की गाड़ी को चलाती हैं। अंजुमन यानी कोर्ट, मजलिस मुंतज़मा, मजलिस तालीमी और भी है। हर एक का अपना एक खास काम है, लेकिन इनमें से 2 काउंसिल्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इसे ना बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक है मजलिस मुंतज़िमा यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसे आप यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझ लीजिए। इसका काम है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना। और दूसरी तरफ है मजलिस तालीमी यानी एकेडमिक काउंसिल। ये एकेडमिक एक्सपर्ट्स की कमेटी है। इसका सारा फोकस पढ़ाई लिखाई, सिलेबस, रिसर्च, एग्जाम्स, इन सब पर होता है। तो मतलब एक मैनेजमेंट संभालती है और दूसरी एकेडमिक। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि भाई कानून तो 1988 में बना था, वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे काम करेगा? तो यहीं पर ये ब्लूप्रिंट अपनी सबसे बड़ी खूबी दिखाता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
देखिए, कानून ने यूनिवर्सिटी को अपने नियम खुद बनाने की पावर दी है, लेकिन एक पूरे सिस्टम के साथ। इसमें 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर आते हैं स्टैट्यूट्स, जो यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर, उसकी बुनियाद को तय करते हैं। उनके नीचे हैं ऑर्डिनेंसेस, जो रोजमर्रा के एकेडमिक मामलों जैसे एडमिशंस, कोर्सेज, एग्जाम्स, इनके बारे में होते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं रेगुलेशंस, जो अलग-अलग कमिटियों के अंदरूनी कामकाज के लिए होते हैं। और हाँ, यूनिवर्सिटी के मूल ढांचे यानी स्टैट्यूट्स को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ड्राफ्ट बनाती है, फिर उस ड्राफ्ट पर बाकी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से राय ली जाती है, और आखिर में सबसे जरूरी, इसे कानून बनने के लिए विजिटर यानी भारत के राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। ये एक बहुत ही मजबूत चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। और इसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की वजह से ये जो ब्लूप्रिंट है, ये समय के साथ इवॉल्व तो हो सकता है, लेकिन कोई इसे मनमाने ढंग से नहीं बदल सकता। ये स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि 1920 के दशक के एक आज़ादी के आंदोलन से जन्मी संस्था के लिए बनाया गया 1988 का ये कानूनी दस्तावेज आखिर कैसे ये सुनिश्चित करता है कि वो संस्था 21st सेंचुरी में भी उतनी ही मजबूती से खड़ी रहे और आगे बढ़ती रहे।